आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हम जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है हमने, उसकी हम 8वीं क्लास लगाने जा रहे हैं। उस 8वीं क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने प्रश्नों का चयन किया है और उनके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। हमारा टारगेट, प्रमुख टारगेट है आपके नॉलेज में वृद्धि करना और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाना। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस न्यायाधीश ने काम संभाला है? न्यायाधीश का नाम आया है। अब पहला तो समझिए कार्यवाहक कौन होता है। राष्ट्रपति विदेश में चला जाए या मृत्यु हो जाए या अधिक समय तक बीमार हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति काम संभालता है। पर उपराष्ट्रपति ना हो तो काम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम संभालता है। यह प्रश्न तो आपके समझ में आया होगा इतना तो। अब देखिए क्या मामला है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, देखिए वीवी गिरी राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। वीवी गिरी राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और जब न्यायाधीश की बात आई तो आपका उत्तर आएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और पीडी जती भी राष्ट्रपति रहे हैं। पशपा डनपा जती उपराष्ट्रपति। और बी आर अम्बेडकर मैंने ऐसे ही लिख दिया था आपको पजल करने के लिए। इसमें आप देखेंगे कि ये तो आपका उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। समझिए प्रश्न को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके बाद में बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के अंदर ही। मृत्यु होने के बाद में वीवी गिरी आए, उपराष्ट्रपति थे उस समय। वीवी गिरी आए और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का काम संभाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वीवी गिरी आ गए और उपराष्ट्रपति का काम संभाल लिया। पर क्या हुआ, वीवी गिरी बोले कि मैं तो अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया तो काम कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या मेरा प्रश्न समझ में आया आपके? अगला प्रश्न अपना, निम्न युद्धों में से कौन सा युद्ध सबसे बाद में हुआ है? युद्ध के जिक्र है और बाद का है। युद्ध कहां आएगा? तो आपका पहला प्रश्न तो यह होगा, आपके सभी युद्धों की सन याद होनी चाहिए। तो या युद्ध पहले आए या बाद में आए, या आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो देखिए आप समझिए प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, सरहिंद का युद्ध 1555, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, मछीवाड़ा का युद्ध 1555। यह भी बता देता हूं, मछीवाड़े का युद्ध पहले हुआ है, सरहिंद का युद्ध बाद में हुआ है 1555 में ही है, हुमायूं से संबंधित ही। तो समझिए बाद में पूछा है, बाद में कौन आएगा? 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और देखिए 1576 की बात है।
1576 का मतलब अकबर के साथ है, क्योंकि अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605, तो 1576 इनके बीच में आ गया, बीच में आ गया तो अकबर आएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, पर महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और ने की है। जिस तरीके से भारमल था एक आमेर का शासक, आमेर मतलब जयपुर का शासक, उसने अपनी लड़की की शादी कर दी थी अकबर के साथ में, हरकाबाई की, और हरकाबाई से ही फिर जहांगीर का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपके ज्ञान के लिए और बता देता हूं, महाराणा प्रताप से पहले 1567 मतलब 1567 की बात है, चित्तौड़ के ऊपर मुगलों ने अधिकार कर लिया था, तो चित्तौड़ राजधानी थी। तो महाराणा प्रताप ने जब अपना साम्राज्य संभाला, गद्दी पर बैठे उदय सिंह की मृत्यु के बाद में, तो इन्होंने कहा कि मैं जब तक थाली में खाना नहीं खाऊंगा, थाली में खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मैं अपने राजधानी को छुटवा नहीं लेता। और पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध तो सब जानते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की इसी युद्ध से स्थापना की है और लोदी वंश का पतन हुआ है। लोदी वंश का पतन, अंत। आपसे पूछे लोदी वंश का अंतिम शासक बताओ, इब्राहिम लोदी। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बताओ, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध से हुई? पानीपत के पहले युद्ध से। और मुगल साम्राज्य का, इसका लोदी वंश का अंत कौन से युद्ध से हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई से। आपको यह भी बता देता हूं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था, तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी के साथ में ग्वालियर का और बंदा था विक्रमाजीत, उसको भी मार दिया था बाबर ने। ग्वालियर का था एक विक्रमाजीत, वो पानीपत की पहली लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों को मार दिया था बाबर ने। और मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में है, और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ है। हुमायूं और किसके साथ हुआ है? अब आपको पता होगा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को गद्दी से नीचे उतारा है, तो युद्ध तो शेरशाह सूरी के साथ ही होगा फिर। हुमायूं और सूरी वंश के शासकों के साथ। कई बार पेपरों में अफगान आ जाता है, ठीक है। अफगान और हुमायूं के साथ हुआ है 1555 का सरहिंद का युद्ध। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सरहिंद की लड़ाई से ही हुमायूं ने पुनः गद्दी संभाली है, सरहिंद की लड़ाई से। यदि आपसे प्रश्न आए, हुमायूं ने 1555 में पुनः गद्दी संभाली है, कौन सी लड़ाई से संभाली थी? सरहिंद की लड़ाई से संभाली है। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया और जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुका है? लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और निर्विरोध का मतलब बैठा बना दिया। निर्विरोध उसको कहते हैं, चुनाव नहीं हुए, बैठा बना दिया। नीलम संजीवा रेड्डी, राइट आंसर। राइट आंसर आपका नीलम संजीवा रेड्डी। यह भी बता देता हूं, नीलम पुरुष है, महिला नहीं है। महिला, पहली महिला तो प्रतिभा पाटिल है, कहीं आप नीलम के निशान लगा दो। जाकिर हुसैन की तो कार्यकाल में मृत्यु हुई है। सबसे पहले कार्यकाल में मृत्यु पूछे तो जाकिर हुसैन। सबसे पहला मुसलमान पूछे, सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे, जाकिर हुसैन। सबसे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति पूछे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे पहले राजनीतिक राष्ट्रपति पूछे जिसका किसी भी राजनीति से संबंध नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में राष्ट्रपति बने थे। किसके बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में राष्ट्रपति बने हैं। और इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी है, ये निर्विरोध चुने गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से भारत का वास्तविक, प्रश्न थोड़ा सा, निम्न में से भारत का वास्तविक शासक, एक होता है वास्तविक शासक, एक होता है नाम मात्र का शासक। दो चीजें हैं इसमें। क्या है? दो। आपसे पूछेंगे वास्तविक बताओ तो कौन होगा, और नाम मात्र का होगा तो कौन होगा। देखिए, भारत का वास्तविक शासक होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। और यदि प्रांत का नाम मात्र का पूछे तो प्रांत का नाम मात्र का होगा राज्यपाल। यहां भारत है, यहां भारत है तो भारत का मतलब सेंट्रल सरकार की बात करनी है, ये तो स्टेट लेवल की बात होगी ना। तो आपका प्रश्न है नाम मात्र का तो राष्ट्रपति आएगा, और यदि आपसे पूछे वास्तविक बताओ तो आपका उत्तर प्रधानमंत्री आएगा। प्रधानमंत्री प्रमुख है, जनता द्वारा चुना जाता है लोकसभा से, और लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न अपना, फ्रांसीसी कंपनियां भारत छोड़कर कब गई? जब आप यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ोगे, कौन सा? यूरोपियों का भारत आगमन, तो उसमें आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का क्या रहा। पुर्तगाली डच अंग्रेज आएंगे भारत के अंदर और लूट के लेके जाएंगे। कुछ व्यापार करने के लिए आएंगे, पर सारे व्यापार करने के लिए आए थे, भारत में रहने के लिए कोई नहीं आया। तो देखिए, फ्रांसीसियों का जिक्र चल रहा है। फ्रांसीसी कंपनियां भारत छोड़कर कब गई? देखिए, पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में डच आए, डचों के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में डेनिश आए, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं, सबसे लास्ट में गए हैं 1961 में। फ्रांसीसी 5वें नंबर आए हैं, 5वें नंबर आए हैं, 1954 में गए हैं। अंग्रेज तो भारत को स्वतंत्रता सब जानते हैं, 1947 में भारत को स्वतंत्र करके गए हैं अंग्रेज तो। डच, अब देखो, पुर्तगाली 1961 में गए, फ्रांसीसी 1954 में गए, अंग्रेज 1947 में गए, तो 1759 क्या है? बेदारा का युद्ध पढ़ना पड़ेगा। बेदारा का युद्ध कहता है अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। डच हार गए और अपना सामान अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डच हार गए, अंग्रेजों को अपना सामान बेचकर चले गए। बेदारा का युद्ध। पर 1760 आए तो आपका होगा वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। ये लो वांडीवास का युद्ध। तो आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। फ्रांसीसी कंपनियां 1954 में गई अभी, और आपसे प्रश्न पूछे यूरोपीय कब गए हैं, तो आपका उत्तर आएगा 1961 में गए हैं। अगला प्रश्न अपना, भारत में मुगलों का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ये लीजिए, मैंने संस्थापक नहीं पूछा है, नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैंने वास्तविक संस्थापक पूछा है आपसे। बाबर, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। देखिए, यदि संस्थापक आता तो आपका उत्तर बाबर होता। वास्तविक पूछा है, आपका उत्तर अकबर आएगा, क्योंकि बाबर के बाद में हुमायूं बैठा,
और हुमायूं के बाद में अकबर गद्दी पर बैठे। तो आपको बता देता हूं, अकबर ने अनेक कार्य किए। इन्होंने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सभी को इन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। आपको मैं एक एक दो दो बता देता हूं सभी प्रश्नों का। अकबर ने, मैं यहां हिंदू लिखूं, मैं यहां सिख लिखूं, मैं यदि यहां इस्लाम लिखूं और यदि मैं यहां जैन लिखूं, सभी को इन्होंने मान्यता दी है, सभी को इन्होंने बराबर माना है। और इन्हीं धर्मों को एकजुट करके इन्होंने एक धर्म, नाम तो नहीं दिया पर इन्होंने एक चलाया था, दीन ए इलाही। कुछ इतिहासकार इसको धर्म कहते हैं तो कि कुछ इसको धर्म नहीं कहते। इनमें प्रमुख सभी धर्मों की बढ़िया बढ़िया बातें थी, वो इनसे निकाल ली और एक दीन ए इलाही में चलाया। और दीन ए इलाही कब चलाया? 1582 के अंदर, जिसमें बिरबल पहला हिंदू है, बिरबल पहला हिंदू है जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया है। देखिए, सिख में आपको पता होगा अमृतसर वाली 500 किले जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। जो अमृतसर मंदिर है और अमृतसर शहर की स्थापना के बारे में पढ़ोगे, सिखों के बारे में पढ़ोगे, अकबर के बारे में पढ़ना। हिंदुओं के बारे में दीपावली, होली अकबर खुद मनाते थे। अकबर खुद मनाता था, हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहते थे, मंदिरों में जाने की, मंदिरों में जाते थे और मंदिर बनाने की अनुमति भी थी। मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़वाए आगे जाके। और यदि जैन के बारे में कहें, जैन के अंदर तो एक विजय सूरी था, श्री विजय सूरी, विजय हरि या हरि विजय कह देते हैं कई बार। इनको तो जगत गुरु की उपाधि भी दी है, जगत गुरु। अकबर ने जैनों को अंदर बुलाया इन्होंने। तो आप समझिए, वास्तविक संस्थापक बाबर नहीं है, अकबर है। यदि संस्थापक आता तो आपका उत्तर बाबर होता। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का, अमेरिका के संविधान का, या जर्मनी के संविधान का, या 1947 की माउंटबेटन योजना का? देखिए, 5 संविधान की चल रही है और संविधान तो 1946 में बनना स्टार्ट हो गया था। तो इस पर प्रभाव पड़ा है सबसे अधिक 1935 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आपको बता देता हूं, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था ना, उस समय और उसके बाद में जब स्वतंत्रता के समय और उससे पहले वेवेल योजना के समय भी यह कह दिया था कि जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक भारत में 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू रहेगा। क्या रहेगा? लागू रहेगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, छोटा संविधान। किस एक्ट को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? अमेरिका के संविधान से तो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार। यहां से तो हमने न्यायपालिका संबंधी सारी बातें ली है। न्यायपालिका, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन हो, न्यायिक पुनरावलोकन। मेरा कहने का मतलब आपको न्याय शब्द ढूंढना है, बस अमेरिका उतर आएगा। जर्मनी के संविधान से तो हमने आपातकालीन शक्तियां ली है, आपातकालीन
और भारत को जो स्वतंत्रता और भारत का जो विभाजन और भारत की सीमा रेखा का निर्धारण ये माउंटबेटन योजना से हुआ है। रेडक्लिफ योजना का गठन माउंटबेटन योजना ही ने तो किया था। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस उपवेद, वेद का जिक्र नहीं है, उपवेद है, की रचना विश्वकर्मा ने की है? विश्वकर्मा की छुट्टी करते हैं ना मिस्त्री, करते हैं ना, तो विश्वकर्मा की छुट्टी किस लिए करेंगे? अब मिस्त्री है तो शिल्पवेद आएगा। ये लो, शिल्पवेद है। आयुर्वेद की रचना तो आपने, आप जब जाते हो इधर उधर मार्केट में देखते हैं तो वो लिखा मिलता है, धन्वंतरी की दुकान, धन्वंतरी की आयुर्वेदिक दुकान, ठीक है ना, धन्वंतरी का औषधालय, ये तो आयुर्वेद है। गांधर्व वेद की रचना तो भरत मुनि ने की थी। गांधर्व विवाह भी है, क्या है? गांधर्व विवाह भी है प्राचीन काल साहित्य में। गांधर्व विवाह को आजकल लव मैरिज बोल दिया, वही है। और ये विश्वकर्मा ने की और धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र। समझ में आ गया होगा चारों उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, शिल्पवेद। अगला प्रश्न अपना, अकबर द्वारा 1582 में, मैंने इससे 2-4 प्रश्न पहले करवा दिया था, 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। मैं धर्म बोल रहा हूं, वैसे है नहीं धर्म। मैं स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन है? अभी करवाया 1 मिनट पहले। बिरबल, आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, राजा भारमल कौन था? राजा भारमल वो है, 1562 की बात है, 1562 की बात है, राजा भारमल का बोल रहा हूं। राजा भारमल कौन था? ये आमेर का राजा था, आमेर का राजा था। आमेर कहां है? जयपुर में। यहां तक समझ में आया? और अकबर क्या था? अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, समझिए प्रश्न को। 1562 में आमेर का राजा भारमल जयपुर का शासक है, और अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे थे। 1562 की बात है। रास्ते में कौन मिल गए? रास्ते में आमेर राजा मिल गए, भारमल, ये रास्ते में मिले हैं। रास्ते में मिले हैं तो इन्होंने सोचा भी हो सकता है अकबर कहीं अटैक मार दे। तो राजा भारमल ने क्या काम करा? राजा भारमल ने अपनी लड़की हरखाबाई, क्या नाम है? हरखाबाई का रिश्ता रख दिया। बोला मैं आपके साथ रिश्ता कर दूंगा, अकबर के साथ। अकबर बोला कर दो जी, सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये क्या हुआ फिर? अकबर का ससुर हुआ ना, तो इसी से जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर तो उपाधि है, जहांगीर का वास्तविक नाम तो सलीम था। सलीम क्यों रखा? क्योंकि ये सलीम की दरगाह पर जाते थे। सलीम मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न बोल रहा हूं, यहां तक समझ में आया आपके? अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूं। बीरबल का उत्तर आपके समझ में आएगा। बैरम खां कौन था? बैरम खां था अकबर के दरबार में, अकबर का प्रधानमंत्री लिख दिया मैंने, लोग 1556 से 1560 तक रहा। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, उस 56 में अकबर तो छोटा है, तो इसका नेतृत्व है ना पानीपत के दूसरे युद्ध का, वो बैरम खां ने किया है। और बैरम खां के सामने कौन था? बैरम खां के सामने था हेमू। अब मैंने देखो 1556 है, बैरम खां एक साइड में दो, बैरम खां किस ओर है?
अकबर की ओर है। अब मैंने अकबर लिख दिया। अपोजिट पार्टी में वर्सेस कौन है? अपोजिट पार्टी में वही हेमू। हेमू स्टार्ट में तो जीत गया। हेमू कहां का है? हेमू है रेवाड़ी का व्यापारी। अब इतिहासकार कहते हैं, समझिए प्रश्न को, बेरमका ने तीर मारा, हेमू के लग गया। हेमू के लग गया ना, हेमू गिर गया, बाद में इसको मार दिया। तो इतिहासकार कहते हैं हेमू तकड़ा था, कमजोर नहीं था। तो इतिहासकार कहते हैं हेमू के तीर लगना एक दुर्घटना थी और अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीतना एक संयोग था। अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध कभी नहीं जीत पाता यदि हेमू के तीर नहीं लगता। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपके? अगला प्रश्न अपना, महाराणा प्रताप का मैंने हल्दी घाटी युद्ध में आपको बता दिया है। अगला प्रश्न अपना, तो आपका उत्तर ये देने लाई तो बिरबल आ गया ना, ये लो आपका उत्तर। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस मुगल शासक ने जनता के न्याय हेतु सोने की जंजीर अपने दरबार के आगे लटका दी थी? देखिए क्या हुआ। अकबर के बाद में गद्दी पर कौन बैठा है? अकबर के बाद में गद्दी पर तो जहांगीर बैठा है। और जहांगीर किसकी तरह काम करना चाहता है? अकबर की तरह काम करना चाहता है। तो अकबर जहांगीर ने क्या काम करे? 12 अध्यादेश जारी करे। 12 अध्यादेश जारी किए और उसमें कहा मानवता की भलाई के काम करने हैं। और मानवता की भलाई के काम में ही उन्होंने सोने की जंजीर लटकवा दी, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। कितनी घंटियां? 60 घंटियां लगी हुई थी। कोई उसको खड़खड़ा दे, घंटी बजेगी, दरबार में जाओ भाई। वो दरबार में किसने? ये देखो, जहांगीर, सोने की जंजीर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये देखिए आप, 12 अध्यादेश जारी करे थे जहांगीर ने। और उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 12वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपसे आए बाबर मुगलों का पहला शासक है। बाबर तो मुगलों का पहला शासक है। तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है किसका? लोदी वंश का। किसका? लोदी वंश का। प्रश्न तो मुगलों का पूछे, मुगलों का पूछे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन था? मुगलों का अंतिम शासक था। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, अधिकतर बच्चे औरंगजेब लगाते हैं भी 1707 तक ही मुगल पढ़ते हैं बच्चे। औरंगजेब की मृत्यु हुई, बोले बंद, क्योंकि कट्टर मुसलमान है औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में किताबों के अंदर राम कहानी कम दी होती है, और कम दी होती है तो बच्चे औरंगजेब से आगे पढ़ते ही नहीं। तो आपको बता देता हूं, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 में शासक बना था, मुगलों का अंतिम शासक बोलते हैं। और इस साइड में लड़ाई छिड़ गई कौन सी? 1857 की क्रांति। समझ रहे हो? क्रांति छिड़ी ना, यहां इनके पास आए, कौन आए? भारतीय। और उस समय ये कहां थे? दिल्ली में। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। तब इन्होंने क्या कहा? 1857 की क्रांति का, 1857 में दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे तो भारतीय जनता यहां आई और इन्होंने इनको कहा आप हमारा नेतृत्व करो और आप हमारे बॉस हो। बॉस का मतलब आप हमारे नेता हो। बुढ़ा आदमी है, मना कर दिया।
मना किया फिर भी बोले कि नहीं आपको करना है। इन्होंने फिर दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको नजरबंद कर दिया और नजरबंद करके कहां भेज दिया, नजरबंद करके दिल्ली से इनको रंगून भेज दिया। तो रंगून भेज दिया, दिल्ली से रंगून भेजा है। तो यहां कौन आई फिर, इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कौन है, जिन्नत महल। अब आपके प्रश्न आए, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया, प्रमुख शब्द आ जाए, जिन्नत महल ने किया। तभी तो एक गाना है, मेरे पिया गए रंगून, ये लो, समझ रहे हो मेरी लाइन। वहां से किया टेलीफोन, पिया की याद सताती है। ये है वो जिन्नत महल और पिया और रंगून और टेलीफोन, समझ रहे हो। अगला प्रश्न अपना, मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। देखिए अकबर ने समाप्त किए हैं। यदि आपसे आए दास प्रथा का अंत कब किया, दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 आएगा। यदि आपसे पूछे तीर्थ यात्रा कब को कर को समाप्त कब किया, 1563 आएगा। और यदि आपसे पूछे जजिया कर को कब समाप्त किया, आपका उत्तर 1564 आएगा। और यदि आपसे पूछे इबादत खाने की स्थापना कब हुई, इबादत खाने की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर 1575 आएगा। और कहां की गई, फतेहपुर सीकरी में की गई। और यदि आपसे पूछे बुलंद दरवाजा कहां है, बुलंद दरवाजा कहां है, तो आपका उत्तर आएगा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया, तो आपका उत्तर आएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात की लड़ाई की खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से वीडियो देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।